जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं आपके बायोलॉजी की। जैसे कि मैंने पहले भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट यानी बात को सर्जन, उसकी भी हमने क्वेश्चन सीरीज डाल रखी है। तो आप ये देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जाके जो सीरीज़ देख सकते हो। वैसे ही दोस्तों, आपकी MP PAT ICR PVFT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी के, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन। इससे आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। जैसे आपका ट्रांसपेरेंस यानी वास्कुलर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या जो आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके हम जो है MCQ की आपकी क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार सपोर्ट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी एग्रीकल्चर संबंधित इंटरेस्टिंग वीडियो, एग्रीकल्चर का न्यू डाटा सबसे पहले आपको एग्री जर्नी प्रोवाइड कराता है। तो प्लीज़ एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि बड़ा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। तो ऐसी क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर संबंध न्यू जानकारी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और दोस्तों, आप मैं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्या है, स्टोरीज में मैं एग्रीकल्चर का नया डाटा जो है डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी आप जाकर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन रेस्पिरेशन की MCQ सीरीज। ठीक है, जिसमें आपका सबसे नंबर 1 और फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम को एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल आपको पता है कि इसको बोलते हैं C2H5OH। ये जो आपका होता है, क्या होता है, ये होता है एथिल अल्कोहल। तो ये क्या बोल रहा है कि एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो आपको पता है कौन सा एंजाइम, एक एंजाइम होता है ना किसी को परिवर्तित करने का। आपने जो सुना होगा, बहुत सारे उदाहरण जो है आपने एग्जांपल देखे होंगे, है ना, कि ये परिवर्तित करके माल्टोज बनता है, ये परिवर्तित करके ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे बनता है। तो ये सब के लिए क्या एंजाइम की आवश्यकता होती है। सारा खेल जो है एंजाइम्स का है। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि भाई ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण कौन से एंजाइम की सहायता से हो रहा है। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है वो। तो इसका जो आपको पता है कि इसका आंसर डाइस्टेज या माल्टोज या जाइमेज या इन्वर्टेज। तो आपको बखूबी आप इस चीज़ को जानते हैं कि जाइमेज जो है, जो जाइमेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अपने बायोकेमिस्ट्री में भी कई बार पूछा गया है, और जो है जनरली जो है अपनी बायोलॉजी टॉपिक, इसमें भी जो है अपना रेस्पिरेशन है, इसमें भी पूछ लेता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है दोनों जगह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में भी अपने से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किंडमन से संबंधित, फर्मेंटेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है, इनको भी करके जाएं। तो ये पूछ रहे हैं ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल परिवर्तन के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जाइमेज, याद रखिएगा, जाइमेज जो एंजाइम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करता है, एथिल अल्कोहल में। आपने क्रिया एक रिएक्शन देखी होगी ग्लूकोज का, आपको वैसे जनरली फॉर्मूला तो पता होगा, 6H12O6 ग्लूकोज प्लस जल रहता है, प्लस क्या रहता है, H2O के साथ साथ यहाँ पे आपको पता है कौन सा एंजाइम रहेगा, जाइमेज। यहाँ पे रहता है आपका जाइमेज एंजाइम। तो ये किसमें परिवर्तित करता है, ये परिवर्तित करता है आपका C2H5OH में, ये एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। और क्या होता है, CO2 आपकी जो है बाहर निकल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आप उसको लिखते जाइएगा। सब इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं MP PAT ICR के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका C आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की साइड चलते, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि श्वसन में विभिन्न चरण निम्न के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो आपके रेस्पिरेशन होते हैं, जो रेस्पिरेशन में आपके चरण होते हैं, मतलब चरण मतलब स्टेप्स, ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, एंजाइम्स के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, काइनिन के द्वारा, या शुगर के द्वारा। तो आपको पता है कि भाई सारा खेल तो श्वसन में या रेस्पिरेशन में किसका है, एंजाइम्स का। सीधी सी बात है। तो जो है श्वसन के जो रेस्पिरेशन के आपके जो सारे स्टेप्स हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। याद रखिएगा, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर आपका A है। यानी जो श्वसन के विभिन्न चरण हैं वो किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको ऑक्सीजन के बारे में तो पता ही है ना। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि ये ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन्स है। ये क्या करता है, जो आपका एपिकल डोमेन्स होती है, शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाने का काम करता है ना। काइनिन के बारे में आपको पता है, ये क्या कवक में पाया जाता है, काइनिन। ठीक है, शुगर के बारे में जनरली आपको सब जानकारी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A है, याद रखिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डाल रखे हैं मैंने, सारे न्यू क्वेश्चन है। इसको एक बार आप जरूर लगा के देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है भाई, क्योंकि क्वेश्चन
ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, वो बहुत आने लायक क्वेश्चन है, छांट छांट के, इसलिए मैंने जो है सीरीज ये छांट के क्वेश्चन छांट के बनाता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट फालतू चीज़ें नहीं रखता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सीरीज को एक बार जरूर वॉच करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शराब निम्न के कारण खट्टी होती है, यानी जो वाइन होती है आपकी, किसके कारण उसमें खट्टापन आ जाता है, वाइन का जो वाइन में खट्टापन होता है किसके कारण आता है, हीट के कारण या ऊष्मा के कारण, या ऑक्सी जीवाणु यानी जो ऑक्सी जीवाणु होते हैं उनके द्वारा, या अनऑक्सी जीवाणु उनके द्वारा, या प्रकाश के उद्भाषण के कारण, यानी जो प्रकाश ज़्यादा जो लाइट उत्पन्न होती है उसके कारण। तो किसके कारण जो है शराब खट्टी हो जाती है आपकी, जो शराब में खट्टापन आ जाता है किसके कारण, तो याद रखिएगा जो आपकी अनॉक्सिक जीवाणु होते हैं, यानी आपको पता है शराब तो बनती किससे, शराब बनती है जो आपके अनॉक्सिक जीवाणु होते हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उनके द्वारा ही क्या बनते हैं, आपकी वाइन बनती है। तो इसलिए याद रखिएगा शराब खट्टी क्यों हो जाती है, शराब खट्टी हो जाती है अनॉक्सिक जीवाणु के कारण। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, शराब क्यों खट्टी हो जाती है, अनॉक्सिक जीवाणु के कारण। अब आपसे कई बार क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि किण्वन के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, कई बार फर्मेंटेशन के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। तो एक चीज़ अपने को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने को एक चीज़ याद रखनी है कि अपने से कभी भी वो किण्वन या फर्मेंटेशन के टाइप पूछे तो अपने को बता देना है कौन कौन से टाइप होते हैं। तो याद रखना कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला आपका जो किण्वन होता है वो होता है एल्कोहलिक किण्वन। कौन सा, एल्कोहलिक, याद रखना है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पे होता है वो आपका होता है एसिडिक एसिड किण्वन, ठीक है, याद रखिए कौन सा, एसिडिक एसिड किण्वन, आपने इनके बारे में सुना होगा, ठीक है। फर्मेंटेशन के टाइप्स आपको बता रहा हूँ मैं, एसिडिक एसिड किण्वन, ठीक है। लास्ट होता है आपका ब्यूटायरिक किण्वन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ब्यूटायरिक किण्वन। ये सब किसके टाइप्स है, फर्मेंटेशन के टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन से, एक एल्कोहलिक किण्वन और एक आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किण्वन, यानी थर्ड आपका एसिडिक एसिड किण्वन और चौथा आपका है ब्यूटायरिक एसिड किण्वन। तो इसको याद रखना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, ऐसे जो एल्कोहलिक होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि एल्कोहलिक किण्वन अपने से कभी पूछे कि फर्मल जो आपका एल्कोहलिक यानी जो आपका वाइन किण्वन होता है, वाइन फर्मेंटेशन होता है, वो O2 की अनुपस्थिति में होता है, याद रखना, O2 की अनुपस्थिति में, इंपॉर्टेंट है। O2 की एब्सेंट में क्या होता है, जो आपका फर्मेंटेशन होता है। सेकंड आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, ये भी O2 की एब्सेंट में होता है, इसको भी याद रखना, O2 की एब्सेंट में। और जो एसिडिक एसिड होता है ये क्या होता है, O2 की प्रेजेंट में होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका करेक्ट आंसर अगर आपने से कोई पूछे, सी जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर आपका 4, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि श्वसन मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र, जो आपका रेस्पिरेशन है इसको मापने के लिए, यानी इसका जो है मेंसुरेशन करने के लिए रेस्पिरेशन का कौन से यंत्र का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर या ऑक्सीजनोमीटर या ओटोमीटर या श्वसन मापी। तो किसका उपयोग किया जाता है श्वसन को मापने के लिए, तो आपको पता है भाई, सीधे सा शब्द में ही अपने को पकड़ में आ गया कि अपने को रेस्पिरेशन को मेंसुरेशन करना, यानी जो आपका रेस्पिरेशन को मापने आए तो सीधी बात अपन किससे मापेंगे, श्वसन मापी से। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। बहुत जनरली आप कैच ही कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट दोस्तों जो ऑप्शन में दिए इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। पोटोमीटर क्या मतलब है, पोटोमीटर आपको पता है, गैनान पोटोमीटर क्या काम है इसका, ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोषण को मापने का काम कौन करता है, तो गैनान पोटोमीटर करता है, ठीक है। ऑक्सीजनोमीटर का भाई क्या काम है, तो ऑक्सीजनोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये पौधों की ग्रोथ को मापता है, पौधों की प्लांट की जो वृद्धि होती है क्या होती है, जो आपका ऑक्सीजनोमीटर है क्या काम करता है, ये काम करता है प्लांट की ग्रोथ को मापता है। किसको, प्लांट की जो ग्रोथ होती है तो उसको मापने का काम कौन करता है, तो उसको मापने का काम ऑक्सीजनोमीटर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो एटोमोमीटर है, जो आपका एटोमोमीटर ये क्या काम करता है, ये काम करता है वायुमंडल में वाष्प को मापने का काम करता है, एवोपरेशन को मापने का काम कौन करता है, वाष्प जो आपकी वायुमंडल या जो है एनवायरनमेंट में वाष्प होती है ना, इसको मापने का काम कौन करता है, तो ये एटोमोमीटर करता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ सकता है अपने से कि वाष्प को मापने के लिए, मेंसुरेशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना एटोमोमीटर, ये वाष्प को मापने के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। और ऑक्सीजनोमीटर की अगर हमने आपको बताया ना, ऑक्सीजनोमीटर का मुख्य काम क्या है, जो पौधों की ग्रोथ को मापने या प्लांट की ग्रोथ को मापने का काम करता है। और पोटोमीटर ट्रांसपेरेंट या बाष्पोषण को मापने का काम करता है। बाकी श्वसन को मापने के लिए आपको पता है श्वसन मापी का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम आपसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की पादप कोशिका, कौन सी कोशिका, पादप कोशिकाओं में साइटोक्रोम मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है।
पादप कोशिकाओं में साइटोक्रोम के बारे में आपने जनरली पढ़ा होगा। साइटोक्रोम, ठीक है, ये क्या करता है, साइटोक्रोम का जनरली उपयोग क्या होता है कि ये जनरली इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने का काम करता है। आपने जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम के बारे में सुना होगा। ईटीएस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर जो है ये साइटोक्रोम पाया जाता है। आपने इसके बारे में सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के जब आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, ईटीएस चक्र चलता है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोलते हैं। वो तंत्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे निर्माण होता है साइटोक्रोम का। तो साइटोक्रोम ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने का काम करता है साइटोक्रोम, है ना। तो इसलिए इन्होंने पूछा है कि पादप कोशिकाओं में साइटोक्रोम मुख्य रूप से किसके काम आता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऑक्सीजन ग्राही लगा के आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन ग्राही इसका आंसर नहीं, इसका आंसर करेक्ट है इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजन के रूप में काम करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कि प्रकाश श्वसन होता है, लाइट रेस्पिरेशन टेक प्लेस। जो प्रकाश श्वसन होता है, यानी इसको अपन फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। याद रखना, प्रकाश श्वसन को अपन क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय, तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइक्सिसोम में, या परऑक्सीसोम में, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से किसी में नहीं। तो किस में भाई फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार माना जाता है आपका परऑक्सीसोम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परऑक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है परऑक्सीसोम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। परऑक्सीसोम के एक और सबसे इंपॉर्टेंट जान ले आप परऑक्सीसोम के कैरेक्टर। तो परऑक्सीसोम जो आपका है, इसको किसने खोला था, एक टालबर्ट नाम के वैज्ञानिक हैं, है ना। एक टालबर्ट नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने परऑक्सीसोम को खोजा था। किसने, टालबर्ट नाम के। याद रखना, पूछ सकता है अपने से, परऑक्सीसोम को किसने खोजा, तो टालबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है परऑक्सीसोम को खोजा। परऑक्सीसोम जो है जनरली किस में मिलता है, ये अपने को प्लांट और एनिमल दोनों में, अपने को प्लांट की सेल में और एनिमल की सेल में। याद रखना, जंतु और पौधों दोनों में मिलता है अपने को परऑक्सीसोम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है परऑक्सीसोम, ये जो आपका परऑक्सीसोम किस में मिलता है, पौधों में, जंतुओं में, या किस में। तो याद रखना, ये प्लांट और एनिमल दोनों में अपने को परऑक्सीसोम मिलता है। परऑक्सीसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कई बार पूछा है, फोटो रेस्पिरेशन करना। और ये जनरली इसका सेकंड काम है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है, परऑक्सीसोम करता है। तो सारे कैरेक्टर मैंने आपको परऑक्सीसोम के बता दिए। सबसे पहला कैरेक्टर क्या था कि इसको टालबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। सेकंड बात क्या है कि भाई ये इसको सेकंड बात है परऑक्सीसोम की, एक प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में मिलता है अपने को, और ये फोटो रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखना, परऑक्सीसोम को जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें ग्लाइऑक्सीसोम की, तो ग्लाइऑक्सीसोम क्या है, तो ये ग्लाइक्सिसोम किस में पाया जाता है, जो वाइल्ड सीड आपके तेल युक्त बीज होते हैं ना, तो तेल युक्त बीज यानी जिसको अपन वाइल्ड, जिनमें जैसे वाइल्ड कंटेंट जो सीड होते हैं जिनमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, जनरली ग्लेक्सीसोम उनमें, ग्लाइक्सिसोम उनमें ही मिलता है। ये तेल युक्त बीजों में मिलता है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये स्टोमेटा की गार्ड सेल में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, जो अपने स्टोमेटा रंध्र होते हैं ना, उनमें आपको पता है 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक सहायक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। तो ये परऑक्सीसोम अपने को कहाँ मिलता है, गार्ड सेल में मिलता है। तो इसको भी अपने को याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली आपको पता है, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ये जैविक एटीपी के निर्माण में बहुत सहायक है, और ये को आपको पता है ऊर्जा का भंडारण भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जनरली आपको चीज़ें पता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपका करेक्ट आंसर सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है कि कोशिका ऊर्जा का सामान्य एवं तत्कालीन स्रोत कौन सा है, यानी ऊर्जा तुरंत किसके रूप में प्राप्त होती है, विच इज द कॉमन एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ सेल एनर्जी, यानी कोशिका की जो एनर्जी होती है तत्काल किसके रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में, एनएडी के रूप में, आरएनए के रूप में, या डीएनए के रूप में। तो आपको पता है ऊर्जा जनरली एटीपी और एनएडी के रूप में होती है। तो जनरली अगर आपको ऊर्जा सबसे जल्दी और इमीडिएट प्राप्त होती है तो वो एटीपी के रूप में होती है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा कि हिमपात के समय, हिमपात का मतलब जब बर्फ गिर रही होती है, हिमपात समझ रहे हैं आप, स्नोफॉल आप देख सकते हैं, स्नोफॉल जब बर्फ गिर रही होती है उस टाइम पे क्या होता है, श्वसन की क्रिया, श्वसन नहीं करते वृक्ष की बात कर रहे हैं अपने से। हिमपात के समय वृक्ष क्या करते हैं, श्वसन नहीं करते क्या, या प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, या न्यूनतम जीवन क्रियाएं दर्शाते हैं, या अधिकतम वाष्प उत्सर्जन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपनी इस पे स्टार लगा ला भाई क्वेश्चन पे, कि हिमपात के समय वृक्ष
क्या करते हैं कि बहुत से वृक्ष आपने सुना होगा डोरमेंट्री स्टेट में चले जाते हैं, सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो क्या करते हैं कि न्यूनतम क्रियाएं करते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। क्या करते हैं? न्यूनतम क्रियाएं करते हैं। जब वो अपने बर्फ गिर रही होती है तो जनरली आपने देखा होगा पेड़ के सारे पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं, तो वो उस टाइम क्या करते हैं? न्यूनतम क्रिया, कुछ भी क्रिया नहीं करते, बस सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और जीते हैं। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या चले? डोरमेंसी स्टेज में जो है जनरली पौधे चले जाते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है भाई कि ग्लाइऑक्सीसोम निम्न स्थान पर घटित होता है। ग्लाइऑक्सीसोम टेक प्लेस, तो ग्लाइऑक्सीसोम की क्रिया कहाँ पे घटित होती है? साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी में या राइबोसोम में। तो किस में जो है आपकी ग्लाइऑक्सीसोम निम्न में किस में घटित होता है भाई? तो याद रखना ग्लाइऑक्सीसोम जनरली किन में घटित होता है? तो ग्लाइऑक्सीसोम आप लोग को याद रखना है साइटोसोल में घटित होता है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर क्या लगा के आ गए? माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने इसको गलत वे में लेगा ये क्वेश्चन को। तो याद रखना भाई इसको क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम निम्न में घटित होता है। तो किस में घटित होता है ग्लाइऑक्सीसोम? तो ग्लाइकोलाइसिस निम्न में घटित होता है। तो किस में घटित होता है? साइटोसोल में घटित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें जनरली, वैसे आपको और इसके बारे में पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैंने आपको जनरली बता रखा है, इसको ऊर्जा का जो है सब भंडारण भी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गोल्गी बॉडी के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो गोल्गी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है सीक्रेशन करना। क्या करना? स्त्रावरण करना। स्त्रावरण, ये सीक्रेशन के काम करता है भाई। कौन करता है? गोल्गी बॉडी। इसको कैमिलो गोल्गी ने खोजा था, गोल्गी बॉडी को, ठीक है। याद रखना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है गोल्गी बॉडी का क्या करना? सीक्रेशन या स्त्रावण करना। और गोल्गी बॉडी की सबसे अधिक संख्या अगर कहीं मिलती है तो रूट कैप में मिलती है। इसको भी नोट कर लें, कितनी? 10,000 प्रति सेल मिलती है रूट कैप में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। गोल्गी बॉडी में जो है क्या है? स्त्रावण सीक्रेशन का काम करता है। और ये इसकी जनरली सबसे अधिक संख्या कहाँ मिलती है? रूट कैप में। राइबोसोम की अगर आपसे बात करें, राइबोसोम के बारे में आपको पता है ये प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके संश्लेषण में? प्रोटीन का स्टोरेज का काम कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। राइबोसोम, इन ऑर्गन्स को पढ़ के जाना, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम बात करें तो आपको मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है? अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का सेकंड नाम होता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। मैंने पेरोक्सिसोम के बारे में आपको सारी जानकारी दी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और साइटोक्रोम के बारे में भी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन का काम करता है साइटोक्रोम। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी फॉस्फोरीकरण की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फोरीकरण की इकाई और यूनिट पूछ रहे हैं अपने से। तो फॉस्फोरीकरण की आपको पता है यूनिट कौन सी है? तो फॉस्फोरीकरण की जो यूनिट है वो है आपकी ऑक्सीसोम। इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट करेक्ट क्वेश्चन है भाई कि जो है आपकी फॉस्फोरीकरण की इकाई कई बार पूछा हुआ है। तो फॉस्फोरीकरण की आपकी इकाई है वो आपकी कौन सी है? तो वो है आपकी ऑक्सीसोम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना अपने को। ऑक्सीसोम जो है किसकी इकाई है ना? किसकी इकाई? ऑक्सीसोम। तो फॉस्फोरीकरण की अपनी जो है इकाई है कौन सी है? फॉस्फोरीकरण की इकाई है ऑक्सीसोम। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है। ऊर्जा का तत्कालिक मतलब ऊर्जा तत्काल किसके रूप में प्राप्त होती है? इमीडिएट सोर्स ऊर्जा का। जैसे अपन कोई भी चीज़ खाएं जल्दी ऊर्जा मिल जाए, उसको जल्दी पचने में टाइम मिले, फटाफट अपने को ऊर्जा मिल जाए। तो ऐसी तो एक ही चीज़ है, वो एक ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज, आपने देखा होगा जनरली ग्लूकोज के रूप में सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के रूप में। याद रखना, अगर आपने कई बार स्टारवेज उनके बारे में सुना होगा, तो सबसे पहले अगर शरीर में कोई जैसे बीमार व्यक्ति होता है ना, तो सबसे पहले उसका शरीर का कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है, उसके बाद आपका जो है फैट का यूज़ होता है, फैट के बाद प्रोटीन का यूज़ होता है। तो याद रखना, ये एक प्रोसेस कई बार पूछी हुई है अपने से, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है अपने को। ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है आपका ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 का डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 में है चक्र जिसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है क्या कहलाता है? चक्र जिसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड किसके रूप में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना ही पढ़ना है भाई क्रेब्स साइकिल को। तो बहुत ही क्वेश्चन इससे ही उठते हैं, सारे क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल से। तो पायरुविक एसिड की ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? क्रेब्स साइकिल कहलाता है। आपको पता है क्रेब्स साइकिल के बारे में जनरली आपने सुन रखा हो, क्रेब्स साइकिल को आपको पता है टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, इसको याद रखना। इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं क्रेब्स साइकिल को, इसको साइट्रिक साइकिल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइट्रिक साइकिल। क्योंकि इसमें आपको पता है क्रेब चक्र में सबसे पहले बनने वाला उत्पाद यानी प्रोडक्ट 6 कार्बन वाला क्या होता है? साइट्रिक एसिड ही होता है, इसलिए उसको साइट्रिक जो है चक्र भी कहते हैं। क्या होता है? 6 कार्बन वाला सबसे पहले, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेब चक्र में सबसे पहला बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है? सबसे पहले बनने वाला प्रोडक्ट होता है कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड, वो भी 6 कार्बन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कौन सा होता है क्रेब चक्र में? कई बार ये पूछा हुआ है कि क्रेब चक्र में लास्ट यानी अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो क्रेब चक्र में अंतिम उत्पाद बनता है आपका 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। याद रखना OAA, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड क्या बनता है? 4 कार्बन वाला अंतिम उत्पाद बनता है क्रेब चक्र में। तो क्रेब चक्र को याद रख के जाना, क्योंकि उसमें कई बार पूछा हुआ है कितनी CO2 निकलती है, कितनी ATP निकलती है। तो क्रेब चक्र एक बार जरूर देख के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेब चक्र, ठीक है ना। इसको आपको पता है किसने खोजा था क्रेब चक्र को? तो क्रेब चक्र आपको पता होगा जनरली किसने खोजा था, ठीक है। क्रेब चक्र को इसकी जानकारी आपको होगी, क्रेब चक्र को किसने खोजा था, है ना। क्रेब चक्र को आपको पता होगा H.A. क्रेब करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्रेब चक्र को खोजा था, इसको लिख लीजिएगा। एक साइंटिस्ट है H.A. क्रेब, उन्होंने क्रेब चक्र को खोजा था। तो ये सारी जनरली चीजें मैंने आपको बता दी। जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका B आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है क्रिस्टी से संबंधित एंजाइम का किसमें महत्व है? जो आपका क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी सबसे पहले ये जानना है क्रिस्टी है क्या। एक क्रिस्टी एक ऐसी संरचना होती है, उंगलियों के समान संरचना होती है, उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में संरचना पाई जाती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कई बार पूछा हुआ है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को पहचानते कैसे हैं कि भाई ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्रिस्टी जैसी उंगलियों जैसी संरचना होती है मैट्रिक्स के अंदर, उसके द्वारा ही अपन किसको पहचानते हैं कि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। याद रखना, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पहचानने के लिए अपन क्रिस्टी का उपयोग करते हैं, क्रिस्टी जैसी संरचना से ही पहचानते हैं कि भाई हाँ ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। तो इसको अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार अपने से पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये पूछ रहा है क्रिस्टी से संबंधित एंजाइम का किसमें महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एंजाइम रिलेटिव ऑफ क्रिस्टी। तो क्रिस्टी आपको पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, तो क्या होगा भाई? अनॉक्सी शोषण तो नहीं होगा, सीधी सी बात, पहला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, क्योंकि एक टीडिया माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में अनॉक्सी शोषण तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑक्सी शोषण या CO2 के निर्माण में या पायरुविक अम्ल के उपपचयन में। तो याद रखना जो आपका क्रिस्टी से संबंधित एंजाइम किस में पाए जाते हैं? ऑक्सी शोषण में। याद रखना B जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइट्रोकॉन्ड्रिया में आपको पता है सभी क्वेश्चन बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। माइट्रोकॉन्ड्रिया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट अगर आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा ले भाई। कि प्रकाश श्वसन में H2O2 बनता है और निम्न सहायता से H2 और O2 में टूट जाता है। प्रकाश श्वसन यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? H2O2 बनता है ना। क्या होता है कि H2 जो O2 होता है, H2O2 बनता है आपका, है ना। और निम्न की सहायता से, किसकी सहायता से भाई जो है H2 और O2 दोनों टूट के अलग अलग हो जाते हैं? कौन सा एंजाइम इनमें काम करता है? तो याद रखना, आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना था आपका कैटलेज, है ना। इसको याद रखना कि भाई क्या करता है ये कैटलेज जो होता है, जनरली जो H2O2 बनने की क्रिया होती है, आपको पता है प्रकाश श्वसन जहां भी नाम है वहां पे पेरोक्सीसोम का पहले नाम आता है, ठीक है। पेरोक्सीसोम का नाम सबसे पहले वहां पे आता है, जहां पे भी अगर प्रकाश श्वसन या फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम आता है, फोटो रेस्पिरेशन का, वहां पे पेरोक्सीसोम होता है। तो ये जनरली यही क्रिया जो H2O2 बनता है और H2O2 टूटते हैं, तो ये जनरली कैटेज के द्वारा टूटते हैं। और ये क्रिया कहाँ होती है? तो पेरोक्सीसोम में होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का A करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, कि क्रेब चक्र का प्रथम उत्पाद होता है, क्रेब साइकिल का सबसे पहला बनने वाला उत्पाद मैंने आपको बताया साइट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन वाला, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का D आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, एक क्रेब चक्र के लिए ऑक्सीकारी विकार पाए जाते हैं। क्रेब चक्र जो आपको पता है किस में चलता है? क्रेब चक्र माइट्रोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। इसका आंसर यहीं से मिल गया होगा आपको, मैंने तुरंत आपको आंसर बता दिया। क्रेब चक्र के लिए ऑक्सीकार विकार पाए जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स में ही क्रेब चक्र चलता है। आपको पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में जनरली 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली, यानी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन। तो याद रखना जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है इसमें जनरली क्या होती है? लिपिड का उपपचयन होता है,
इसका लिपिड की मेटाबॉलिक रिएक्शन किस में चलती है, एक्सटर्नल में। और इंटरनल जो आंतरिक झिल्ली होती है इसमें क्या चलता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसमें ही क्रैब चक्कर चलता है आंतरिक झिल्ली में, कभी पूछ सकता है अपने से, तो इस चीज़ को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 17 का ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 ही भाई इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत किसके भीतर ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण होता है, किसके अंदर भाई ऑक्सीकारी फॉस्फोरीकरण होता है। तो आपको मैंने आपको बताया गैलेक्सिसोम, ठीक है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन का ऑक्सीकरण फॉस्फोरीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की भारतीय पादप कार्यकी के पितामह, जो आपका द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इज कॉल्ड है, तो इन किसको कहा जाता है भाई, भारतीय पादप कार्यकी के पितामह। तो आपको पता है जेसी बॉस को आपको भारतीय पादप कार्यकी के पिता कहा जाता है। तो डी क्वेश्चन नंबर 19 का आपका डी करेक्ट आंसर है। बाकी आपको केसी मेहता जी के बारे में पता ही होगा, है ना, केसी मेहता जी ने क्या किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केसी मेहता जो है किसके प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं। जो आपकी इंडियन प्लांट पैथोलॉजी उसका जनक किसको कहा जाता है, केसी मेहता को कहा जाता है। याद रखना, जो प्लांट आपकी पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, केसी मेहता को कहा जाता है। तो इसको याद रखना। स्वामीनाथन के बारे में आपको पता है, हरित क्रांति के रेवोल्यूशन इनने लेके आए थे। बीपी पॉल आपको पता है आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनको सबको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका 24 घंटे के दौरान एक समय ऐसा होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन देते और ना ही O2 लेते हैं। आपको जनरली ये तो पता ही होगा कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के टाइम वो जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 24 घंटे में ऐसा कौन सा टाइम है जब पौधे कुछ भी नहीं करते, ना तो ऑक्सीजन लेते हैं ना O2 छोड़ते हैं। तो क्या उस टाइम कौन सा टाइम होता है भाई, तो वो टाइम होता है आपका इवनिंग का टाइम, सायंकाल। याद रखना, इंपॉर्टेंट करेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सी जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, कि श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड टू बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेटिक्स। दोनों के लिए क्या बहुत आवश्यक होता है, तो आप समझ गए होंगे दोनों के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है ना। तो दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के बिना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर उत्तेजित नहीं होंगे तो कुछ भी क्रिया नहीं होगी, ना तो फोटोसिंथेटिक्स होगा ना श्वसन होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइटोक्रोम, इसको याद रखना। बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है। साइटोक्रोम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जो है क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होंगे, जब तक ये सारी क्रियाएं नहीं हो सकती। इसलिए साइटोक्रोम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है श्वसन में और फोटोसिंथेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, कि पौधे में श्वसन की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है भाई। पौधे में श्वसन की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन होता है, तो प्रकाश आवश्यक है क्या रेस्पिरेशन के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, या ऑक्सीजन आवश्यक है, या पर्णहरित आवश्यक है। तो पर्णहरित का मतलब है क्लोरोफिल। तो पौधों में श्वसन के लिए भाई क्या आवश्यक है, तो पौधे में आपको पता है श्वसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आवश्यक भाई, इसके बिना भी कोई क्रियाएं नहीं होगी। आपको पता है सब ये इंपॉर्टेंट, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना सब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है भाई कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगाएं भाई, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने की क्षमता रखने वाला जीव है भाई, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो श्वसन करता है। तो ऐसा कौन सा जीव है भाई, तो आपको पता है जनरली जीवाणु और खमीर, ईस्ट। तो सी जो है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है। तो आपको पता है कि जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होते हैं और जो खमीर होते हैं आपके ईस्ट होते हैं, कवक, ये क्या करते हैं भाई कि ये जनरल जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो भी ये श्वसन कर लेते हैं। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, बैक्टीरिया और कवक दोनों ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर लेते हैं। तो सी जो क्वेश्चन नंबर 23 इसका सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक भोज्य है, यानी प्रकाश श्वसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फूड कौन सा माना जाता है प्रकाश श्वसन के लिए, फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस से ही पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस की किसका निर्माण होता है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है, पायरुविक एसिड से ही वो ग्लाइकोलाइसिस से ही पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो प्रकाश श्वसन के लिए सबसे आवश्यक जो भोज माना जाता है वो ग्लाइकोलाइसिस माना जाता है। मैलिक एसिड आपको पता है जनरली ये फलों में खट्टा जो स्वाद आता है फलों में, उसमें मैलिक एसिड का ही योगदान होता है। तो याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है करेक्ट आंसर क्या है,
जो है क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, बाकी सेरेन की अगर हम बात करें, सेरेन एक जहरीला पदार्थ है ना, इसके खाने से मृत्यु हो जाती है, सेरेन जहरीला माना जाता है बहुत। श्वसन के लिए सबसे आदर्श तापमान होता है, श्वसन के लिए सबसे सुटेबल टेम्परेचर कौन सा होता है भाई, रेस्पिरेशन के लिए सबसे सुटेबल टेम्परेचर तो 30 सेल्सियस सबसे सुटेबल टेम्परेचर होता है। तो बी जो है क्वेश्चन नंबर इसका 25 का बी करेक्ट आंसर है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, किस क्रिया के अंतर्गत एल्कोहलिक उत्पन्न होता है, किस क्रिया के अंतर्गत एल्कोहल उत्पन्न होता है, अंडर विच प्रोसेस एल्कोहल इज प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि एल्कोहल जो है अनोक्सी श्वसन होता है तभी एल्कोहल उत्पन्न होता है, यानी अनोक्सी मतलब अनोक्सी रेस्पिरेशन होता है तभी क्या होता है, ये श्वसन जो है उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा श्वसन एल्कोहलिक इसके बारे में, फर्मेंटेशन में C2H5OH एल्कोहल, तो इसी की ये बात कर रहा है, तो अनोक्सी श्वसन में होता है। तो याद रखना जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें कि एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण भाई एटीपी का निर्माण कहाँ होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में, या मैट्रिक्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में जो है जनरली माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट आपको पता है, एक ऊर्जा को प्रदर्शित करने का जो है मापक होता है एटीपी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसका आपका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में, यानी आंतरिक झिल्ली में, जो इनर मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियाँ होती हैं, बाहरी और आंतरिक। तो आपको पता है मैट्रिक्स में क्रैब चक्र चलता है, वहाँ पे भी एटीपी, वहीं पे ही एटीपी का निर्माण होता है। तो याद रखना बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की श्वसन एंजाइम स्थिर होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम आर स्टेबल। तो जो श्वसन में एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे जो है स्थिर होते हैं, ये पूछ रहा है। तो मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में, या क्रिस्टी में, या बाहरी झिल्ली में। तो किस में जो है जनरल ये जो है श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। तो श्वसन एंजाइम आपको पता है किस में स्थित होते हैं, तो श्वसन एंजाइम जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये सभी क्रैब चक्र जब इसी में चल रहा है सारे एंजाइम भाई इसी में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका ए करेक्ट आंसर है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, जनरली आपसे बन जाएंगे, सब बेसिक क्वेश्चन ही है ये सारे, ठीक है। सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा आपको पता है 9 कैलोरी किस में प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। इसलिए याद रखना सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है तो फैट से मिलती है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 कैलोरी जो है प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा ले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा चयापचय में अपरिहार्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। द अपरिहार्य भूमिका मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका, जो ऊर्जा का चयापचय यानी जो आपका क्या होता है एनर्जी मेटाबॉलिक होता है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो निभाता है वो कौन सा पोषक तत्व निभाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या जो है सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम। तो कौन सा जो है पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो निभाता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस को अपन एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, इसको याद रखना। बी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि अबायवीय श्वसन की खोज की थी भाई। अबायवीय श्वसन यानी किसने खोजा था भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन को खोजा था वो क्रिस्टी शेब ने खोजा था। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 31 का डी आपका करेक्ट आंसर है, किसने खोजा था, क्रिस्टी शेब ने। लुइस पास्चर का तो आपको पता है, इसने किंडमैन को खोजा था। केल्विन का आपको पता है, इन्होंने जो है जनरली C3 साइकिल्स के बारे में जानकारी दी, C3 C4 इन साइकिल्स के बारे में जानकारी दी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारी क्वेश्चन सीरीज बता दी। अब आपको जहाँ पे जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर जो है ये क्वेश्चन का में डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप सारे हमको कमेंट करके बता सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी सभी प्रकार के सॉल्यूशन किए जाते हैं। एग्रीकल्चर, पशुपालन, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।